हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इन्वायरमेंट क्या है। जो आप अपने चारों तरफ जिस परिवेश को देखते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक मनुष्य के जीवन में पर्यावरण की भूमिका को समझने के लिए आप महामारी से उसका अंदाज लगा सकते हैं। जब पर्यावरण को हम जिस तरीके से प्रभावित करते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से प्रभावित होता है या फिर मानव जनित कार्यों से जब प्रभावित होता है, तो उसके इतने गंदे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो आप एक पैंडेमिक के रूप में देख सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंस क्या है। एक ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए और इकोनॉमी की अच्छी ग्रोथ के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, तो हम इस वीडियो में उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और इन्वायरमेंटल लॉज में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी है वो सभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट और उससे रिगार्डिंग पॉल्यूशन और पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे ही पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि जो अर्थ पे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो सीमित हैं, लेकिन ह्यूमन की जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड राइज होती है, मांग बढ़ने लगती है। क्योंकि संसाधनों के सीमित संसाधनों में जब असीमित मांगे होंगी तो एक तरीके की प्रतिस्पर्धा उभरने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में पर्यावरण का दोहन होना शुरू हो जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक वन ऑफ द रीजन है। सेकंड, पॉवर्टी। थर्ड, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। और चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि एक मास स्केल पर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना। और इन चीज़ों को आप अगर एक ब्रॉडली देखें, जब हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, तो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब सेकेंडरी सेक्टर की जब ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब बनती हैं, तो डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट को क्लीन किया जाता है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद में फिर इंटरनेशनल अवेकनिंग, कई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जब इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा जाता है। अगर पहले ये सोचा जाता था कि नेचर ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर बाद में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो ये एक परिकल्पना आई कि मनुष्य पर्यावरण से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन एक समय बाद कई ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स हुए, तब ये माना गया कि मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए जाएंगे वो हम इसमें देखेंगे कि पॉल्यूशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं और उसको कौन सी लॉज के द्वारा गवर्न किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसमें इन्वायरमेंट एंड एंशिएंट इंडिया। क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें कई ट्रीज की वर्शिप की जाती थी, पेड़ों की पूजा की जाती थी ताकि उनका संरक्षण हो, लोग उनको काटे नहीं। कुछ विशेष वृक्षों को संरक्षण भी दिया गया था। तो इसका इम्पोर्टेंस हम अपने एंशिएंट टेक्स्ट से भी लगा सकते हैं। दूसरा है इसमें नेक्स्ट चैप्टर 3, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट लॉज। इनकी जो ओरिजिन और ग्रोथ हम कब से ट्रेस करते हैं। पहले पर्यावरण पर विशेष बल नहीं दिया गया, विकास पर बल दिया गया, क्योंकि पृथ्वी को इस तरीके से, उसका संसाधनों को इस तरीके से विदोहन किया गया कि पर्यावरण को पूरी तरीके से नकार दिया गया। पर्यावरण की महत्व कब पता चली, जब पर्यावरण से संबंधित समस्या मनुष्यों को प्रभावित करने लगी थी। तो इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ, मतलब ये स्टडी के लिए उभर के आया जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करना से स्टार्ट किया। तो इसका एक कन्वेंशन हम याद रखेंगे जो 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में। अर्थ समिट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स या नेशनल फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, उनको देखा गया और उनके हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाने के लिए नेशनल गवर्नमेंट को बताया गया। फिर है इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ इन इंडिया। अब हमारी कंट्री के स्पेसिफिक इसमें जब हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए कई पॉलिसीज़ हैं, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाई जाती है। और एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स और फॉरेस्ट जब हम पढ़ते हैं सिंपल लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा होगा। लिविंग बींग्स में हम प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। नॉन लिविंग फैक्टर्स आप जानते हैं जो उनके बीच की क्राइटेरिया रहता है। और इसके बाद में
कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी हुए थे, जैसे चिपको मूवमेंट्स हुआ था, और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, और जो मृदा अपरदन या फिर मृदा से संबंधित मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए कई मूवमेंट किए गए। और आपने सुंदर बहुगुणा के बारे में सुना होगा। ऐसे कई एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो ये आंदोलन शुरुआत हो गया क्योंकि लोग पर्यावरण के महत्व को समझ चुके थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हम देखेंगे कि आर्टिकल 21, जब आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसको इतना ब्रॉड किया गया कि उसमें कि एक अच्छे परिवेश में रहने का भी अधिकार रहता है। तो ये आर्टिकल 21 में, आर्टिकल के साथ जब फंडामेंटल राइट के साथ जब हम डीपीएस भी पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें राज्य को यह गाइडलाइन दी जाती है कि कोई भी कानून या नीति बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि पर्यावरण का एक संरक्षण बनाए रखने के लिए। और फिर जो हमारी 7वीं अनुसूची है संविधान की, जिसमें राज्य और केंद्र और उनकी जो समवर्ती सूची है कि दोनों मिलकर किस पे क्या कानून बनाएंगे, उनमें उसका विषयों का वर्गीकरण किया गया है ताकि वो पर्यावरण को ध्यान में रख के कानून बनाए। और फिर विशेष कानून भी बनाए गए थे, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो इस बुक में सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी है हमारे लिए। और इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के, इकोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। और इससे रिगार्डिंग जो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट सिस्टम क्या है, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, सॉइल क्या है, सॉइल के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी टर्म्स इसमें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एनीथिंग इन एक्सेस, कोई भी चीज़ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी जो उसकी ज़रूरत है वो उससे अधिक मात्रा में अगर प्रेजेंस होती है तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। तो इसमें किसने टाइप्स के हैं, जैसे, और उसके कॉजेज क्या हैं, पॉल्यूशन के कॉज। पहला पॉपुलेशन ग्रोथ, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तीसरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, थर्ड अर्बनाइजेशन, फोर्थ अर्बनाइजेशन, एंड फिफ्थ मॉडर्न प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। अब ये इसके टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस क्या हैं, तो किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। जो एयर को पोल्यूट करें, एयर पॉल्यूशन। और उसके बाद हम इसमें ये भी पढ़ेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो 5 लेयर से मिलके बनता है। जैसे सबसे नीचे इसमें जो लेयर्स होती है उसको ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर इन 5 लेयर से मिलके बनता है। तो इसके बाद हम इनके सभी के फंक्शंस जानेंगे। कोई भी चीज़ को समझने का आसान तरीका क्या होता है कि कोई भी एक सिस्टम है वो फंक्शनिंग किस तरीके से करता है, पहले आप नॉर्मली उस चीज़ को जानो। अगर कोई इसको प्रभावित करती है, जैसे कि हाथ का जो काम है वो लिखने के लिए बाई चांस समझिए, और ये लिख नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से, इसका मतलब हाथ में कोई दिक्कत है। ऐसे ही इन्वायरमेंट का एक काम है, एक हमको क्लीन लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करने का, अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करना, वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसका मतलब इन्वायरमेंट अफेक्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम जानेंगे कि इकोलॉजिकल साइकिल्स क्या, फंक्शन ऑफ एयर्स क्या है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। जब ये इम्पैक्ट हो जाती हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ एयर पॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन क्या है, लैंड पॉल्यूशन क्या है, फूड पॉल्यूशन क्या है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है। ये सभी इसमें हम जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या होती है, पर्यावरण को संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या तरीके, लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या हैं, जुडिशियल मेजर्स क्या हैं। क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म कब आता है, जब आपने वर्ड सुनेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है। जब आप मॉन्टेस्क्यू द्वारा ये उनकी जो बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें बताया गया कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अलग अलग फंक्शंस होंगे। जब लेजिस्लेचर अपना लॉ मेकिंग का फंक्शन नहीं करेगी तो उस काम को जुडिशरी को इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस और मतलब डिफरेंट, मतलब ऐसी सिचुएशन जो एक्सेप्शनल है उसमें वो काम करेगी उस चीज़ को। तो जुडिशियल एक्टिविज्म कब से स्टार्ट हुआ, कब से उन्होंने कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना शुरू किया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या हैं इसके लिए। फिर हमने प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग्स होती थी, जैसे 5 ईयर प्लानिंग्स होती थी जिनको अब तो ख़त्म कर दिया गया है, और हमारी जो IPC है उसमें पिनल मेजर्स क्या क्या हैं। और फिर जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या प्रयास इसमें किए गए हैं। और कुछ हमने डेज को सेलिब्रेट किया है, जैसे कि अर्थ डे, वाटर डे, जो आप सेलिब्रेट सुना होगा इनके बारे में, इन्वायरमेंट डे, जो विशेष दिन है जो इसको हमें पर्यावरण के महत्व को समझाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर कोई भी एक मैगजिम है
वो भी जस्ट बी रेमेडियम, वेयर देयर इज लॉ देयर इज रेमेडी। अगर कोई रेमेडी नहीं है तो उस लॉ का क्या मतलब है। तो ऐसे देखेंगे, अगर कोई जो गाइडलाइंस दी गई है, जो कानून दिया गया है, उसको अगर कोई पालन नहीं करे तो उसके लिए रेमेडीज क्या है। तो कॉमन लॉज में क्या रेमेडीज है, जैसे कि न्यूसेंस के केसेस होते हैं, जो प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, और उसके बाद ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। जैसे कि आपने कुछ केसेस सुने होंगे, जैसे कि विजा गैस लीक वो जो था उसमें आंध्र प्रदेश में, जब वहाँ से जो जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपने सुना होगा। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें, और कई केसेस हैं, बहुत लैंडमार्क केसेस हैं, आप इसमें स्टडी करेंगे। सिविल लॉ, जो टॉर्ट में क्या क्या इसके लिए रेमेडीज हैं, जैसे कि डैमेज या इंजंक्शंस, और इसमें स्टेटूटरी रेमेडीज क्या हैं। सीपीसी में जो उसके लिए न्यूसेंस को लेकर, और सीआरपीसी में जो सैंक्शन प्रोवाइड की जाती हैं उनको लेकर क्या रेमेडीज दी गई हैं लॉ में। फिर एक नया कंसेप्ट जो इमर्ज होकर आया था, पीआईएल, इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग जो भी पीआईएल फाइल की गई थी, जैसे कि अभी रिसेंटली जूही चावला जी ने 5G को लेके किया था, जिस पे कॉस्ट इम्पोज कर दिया गया। उसके बाद रिट्स, जो कि हमारा सिक्स फंडामेंटल राइट्स भी है, और जिसमें आर्टिकल 32 से हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल 2 to 6 से हाई कोर्ट्स में। फिर उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखो, डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, और डेवलपमेंट का एक जो डेफिनेशन है काफ़ी ब्रॉड होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ मतलब होता है एक छोटे समय के लिए ग्रोथ, एक छोटे नैरो कंसेप्ट में, और डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है जो हर चीज़ को कवर करता है हर तरीके से। और डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसा होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी की, आज की जो जनरेशन है उसकी सभी डिमांड को फुलफिल करे, और आने वाली जो जनरेशन है उसकी डिमांड को भी फुलफिल करे, उसकी भी लिए कोई भी उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। जैसे कि यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ने पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलाए थे 2000 से लेकर 2015 तक, फिर उसके बाद में अभी फिलहाल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको आप इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे। कई कन्वेंशन है, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन, ब्रुकलैंड कमीशन, रिपोर्ट ऑन आवर कॉमन फ्यूचर, अर्थ समिट जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 25, फॉरेस्ट को लेकर प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थ समिट, क्योटो कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज़, जो कई इस प्रकार के कन्वेंशंस हुए थे जिसमें इंटरनेशनल एक्टर्स को, डिफरेंट स्टेट्स को बुलाया गया, उनके साथ में कन्वेंशंस हुए, और उनके लिए जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला, जो उसमें सिग्नेटरी हैं जिन्होंने इस ट्रीटी या कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर्स। इससे जो रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ट्री फेलिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वेरिंग, माइनिंग, स्टोन क्रशिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी कई चीज़ें, जैसे कि आपने माइनिंग के बारे में सुना होगा। माइनिंग काफ़ी हैजार्डस भी है, लेकिन एक तरीके से ये विकास में भी कार्य करते हैं। देखो, विकास होना किसी चीज़ का, ठीक है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दो अलग अलग चीज़ें। अगर डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट सम एक्सटेंट प्रभावित होगा, और इन्वायरमेंट को सही रखना तो डेवलपमेंट के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ह्यूमन की नीड बढ़ती जा रही है तो इन्वायरमेंट को भी हमको कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वाटर पोल्यूशन से रिगार्डिंग नेक्स्ट देखेंगे, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं। डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, वाटर, और इसके लिए एक्ट कौन सा है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट। इसके हर कानून के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हर कानून एक ऑब्जेक्ट एंड रीजंस लेके आता है कि इसके ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनको ये फुलफिल करेगा, और ये कहाँ पर एप्लीकेशन होगा, इसके संबंध में जो भी बॉडीज़ कौन कौन सी होंगी जो उसके संबंधित मैटर को एडजुडिकेट करेंगी। फिर उसके बाद में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या है, उसके लिए कानून कौन सा होगा, जैसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। सेम इसी में जो डेफिनेशंस हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कौन कौन सी बॉडीज़ होंगी, किसके पास क्या पावर फंक्शंस होगी, जो बोर्ड इसमें बनाया जाएगा, और पेनल्टीज़ क्या इम्पोज कर सकते हैं। तो ये हर कानून में इसके लिए दिया रहता है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें भी हम सेम उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, पावर्स किसको डेलीगेट की गई है, और प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो ये इस कानून में दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी टू पे कॉम्पनसेशन ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट।
जैसे कि हम लायबिलिटी के केसेस में पढ़ते हैं कि जब आपने कोई गलत किया तो आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी जब आपने जिस चीज़ को नहीं भी किया है, जो हमने आईपीसी में पढ़ा था, सीपीसी में भी, उसको सिविल लॉज में, टॉर्ट में भी हमने पढ़ा था कि कभी कभी हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने किए हैं अपनी गलत, लेकिन कभी कभी दूसरों के द्वारा जो गलत कार्य किए गए उसके लिए भी हम जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि वाइकेरियस लायबिलिटी के केसेस हमने पढ़े थे। लेकिन ऐसे कार्य जिसमें आपकी जिम्मेदारी हो जाती, जब आपके द्वारा वो काम हुआ हो या नहीं हुआ हो मैटर नहीं करता, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस। इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बाद हम स्टडी करेंगे फॉरेस्ट को। अब फॉरेस्ट में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट का रोल क्या होता है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे कि पॉलिसी ऑफ 1894, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। उनका फिर एक नेक्स्ट लेजिस्लेशन इसमें पढ़ेंगे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसमें रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होते हैं। फिर इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, इसके बारे में हम ये डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी रहता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उनका पता है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उनसे हमें क्या चीज़ वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जो उनका रोल इकोसिस्टम में रहता है, इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो वही तरीके से हम उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, जब आपने अपनी स्कूलिंग में पढ़ा होगा, स्कूल वाले दिनों में, कि हर जानवर का, हर लिविंग का एक इकोसिस्टम में एक रोल रहता है। अगर उसको हटा दिया जाए, आप सोचिए, एक छोटे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि एक जंगल है, वहाँ पर प्लांट्स भी हैं काफ़ी, ग्रासेस भी हैं काफ़ी, और ग्रासेस के बाद में वहाँ पर हिरन भी हैं काफ़ी उसको खाने के लिए, गाय वगैरह भी हैं, भैंस वगैरह भी हैं। और आपने देखा होगा कि जो लायन वगैरह होते हैं या टाइगर वगैरह होते हैं वो उनको हंट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी आप प्रोड्यूसर जानते हो, जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन प्लांट्स वगैरह, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अगर इनकी चेन में से एक भी कम हो गया, जैसे कि शेर घास नहीं खा सकता, तो इसी तरीके से जो उनके बीच के इंटरमीडियरीज है, अगर वो नहीं होगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रास को कोई खाएगा नहीं, ग्रास काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, और लॉयन कुछ खाएगा नहीं तो वो भूखा मर जाएगा। तो इसी तरीके से हर लिविंग बीइंग का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हमारे मेजर्स हैं, उसमें क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, पेनल्टी क्या इम्पोज कर सकते हैं, और उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर इसके बाद में उनके ट्रेड से रिलेटेड की कुछ जो प्रोहिबिटेड स्पेसीज उनका ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए पेनल्टी इम्पोज की जाती है। और देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ है, इसमें सिर्फ आपको ये पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए होती हैं। स्पेसिफिक वीडियोज़ में हम जब भी ऑन डिमांडेड होंगी तो हम उसमें कवर कर लेंगे। और इसके लिए जितने भी और कानून हैं उनका सिर्फ ये जान लेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये सभी कानून हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। जब आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में सुना होगा, 3-4 साल पहले, जलीकट्टू के बारे में, जो साउथ में एक गेम होता है जिसमें बुल टीमिंग की जाती है, उनको पेन इन्फ्लिक्ट किया जाता है, उनको काफ़ी दर्द दिया जाता है, तब उनके ऊपर उनका पीछा किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, इस तरीके से क्रूअल्टी की जाती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए थे कि इस तरीके से आप पेन इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अलग नोटिफिकेशन जारी करके उसको एडवर्स डिसीजन दिया था जिसमें। अब इसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल। नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे कि आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में परमिसिबल लिमिट कितनी होती है दिन में और रात में, और अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रहते तो वहाँ पर डे और नाइट की जो परमिसिबल लिमिट्स है साउंड की, जिसको डीबी में मेजर किया जाता है, वो दी रहती है। अगर उससे क्रॉस करती है तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस टेम्पररी भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है, और न्यूसेंस का रिमूवल भी किया जा सकता है, उसके लिए लीगल तरीके हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो भी हो रही है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पर्यावरण को प्रभावित किस तरीके से करेगी, तो उसकी एक रिपोर्ट होती है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब जो ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर है, जब उसको चेंज होने लगता है, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं एक जनरल वे में। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट। अब ये ग्लोबल, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एक स्पेशल एक कंट्री के लिए नहीं होती है, पूरी कंट्री, सभी कंट्रीज के लिए होती है।
तो क्योंकि अब फिर सभी देशों को आना पड़ेगा, जैसे कि टेररिज्म एक देश के लिए नहीं सभी देश को प्रभावित करता है, उसी तरीके से इन्वायरमेंट एक देश के लिए नहीं सभी देशों को प्रभावित करती है, तो हर देश को इसमें आगे आना पड़ता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हैजार्डस वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, और वर्ल्ड चार्टर ऑफ नेचर, ये सभी चीज़ स्टडी मैटर होती हैं इसमें, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसके बाद है भोपाल डिजास्टर, जिसको मैंने बताया था, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस को केस के माध्यम से इसको समझ लेंगे। या फिर आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें बेसिक्स ऑफ लर्निंग बाय अरविंद कुमार सिंह से आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर डेली अपडेट्स मैं देता हूँ और उस न्यूज़ से आप इनको कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ऐसा रहता है कि लोकल्स ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो उस सराउंडिंग्स में जहाँ रहते हैं वो लोग अच्छे तरीके से अपने परिवेश के बारे में जानते हैं। लोकल लेवल से जब उनको पूछा जाता है कि वो क्या तरीके से बता सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी रहता है। एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, किस तरीके से प्लान करें, क्या किस तरीके से मैनेज करें, ये सब्जेक्ट मैटर इसका रहता है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका एक्ट 2002 का, इसमें भी सेम पढ़ेंगे कि डेफिनेशंस, ऑब्जेक्ट, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसमें इसके फंक्शंस क्या होंगे, पावर क्या होंगी, और इसके बाद इसका स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे क्या है, कौन फाइनेंस करेगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी सेंट्रल स्टेट बोर्ड की, और इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, लोकल लेवल पे इसका क्या होगा। फिर इसके बाद जुडिशियल का क्या रेस्पॉन्स रहा, जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ओलियम गैस लीक केस था, ताजमहल केस था, गंगा एक्शन प्लान और गंगा पॉल्यूशन केस, और डिफरेंट टाइप के जो अब तक जो केस आपने सुने होंगे। तो ये सभी इन्वायरमेंटल लॉज में हम पढ़ते हैं, सभी कानून, सभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड समस्याएं। इसके लिए आपको इन्वायरमेंट की समझ होना बहुत जरूरी है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियोस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।